हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का अस्तित्व एकेडमी के इस नए सेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं पवन कुमार आप लोगों का बायोलॉजी टीचर, जिसमें हम आप लोगों को क्लास 12वीं का चैप्टर नंबर 2 यूपी बोर्ड एक स्टार्ट किया गया था, जिसका नाम था मानव जनन। और उस मानव जनन चैप्टर में हम लोग कई बातों को क्या कर लिए थे, सीख लिए थे। आज ये हमारा मानव जनन में जो नर जनन तंत्र था, उस नर जनन तंत्र का ये लास्ट लेक्चर होगा। लेक्चर नंबर 8वां है। आई होप इसके पीछे वाला वीडियो आप लोग क्या किए होंगे, बहुत मन से देखे होंगे और नोट्स भी बनाए होंगे, आपको बातें समझ में भी आई होगी। देखिएगा, हम लोग क्या किए थे, हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट किए थे, मानव जनन। ठीक, इस मानव जनन तंत्र में सबसे पहले हम लोगों ने नर जनन तंत्र क्या किया था, पढ़ना शुरू किया था, जिसमें हम आपको पहले वृषण पढ़ा दिए थे। इस मानव जनन तंत्र में हम लोग नर जनन तंत्र पढ़ना क्या किया था, शुरू किया था, जिसमें नर जनन तंत्र में सबसे पहला भाग हम क्या पढ़ाए थे, हमको वृषण पढ़ा दिए थे। दूसरा क्या था, वृषण की आंतरिक संरचना। पहले हम क्या पढ़ाए थे, वृषण पढ़ाए थे। वृषण के बाद हम वृषण की आंतरिक संरचना बताए थे। फिर आंतरिक संरचना के बाद हम लोग ने कुछ एक भाग देखा था, जिसका नाम था सहायक नलिका। अगर आप लोगों को याद होगा, इस सहायक नलिका में तो कहीं पे इस सहायक नलिका में हम लोग क्या क्या चीज़ें पढ़े थे, वृषण जालिका हम लोगों ने पढ़ लिया था। ठीक, वृषण जालिका था। उसके बाद से शुक्रवाहिकाएँ थी। शुक्रवाहिका के बाद अधिवृषण था और फिर शुक्रवाहक था। यानी ये वृषण जाल के बाद शुक्रवाहिकाएँ। नेक्स्ट क्या था, अधिवृषण। अगला नंबर क्या था, शुक्रवाहक। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद हम आपको अंत में लास्ट में क्या बताए थे, चौथे नंबर पे सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियाँ हम आपको बताए थे। इस सहायक ग्रंथियाँ में शुक्राशय ग्रंथि थी। पिछला वीडियो आप लोग देखेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्या आ जाएंगी, समझ में आ जाएंगी। प्रोस्टेट ग्रंथि थी और कंदमुख पथ ग्रंथि थी। ये 3 ग्रंथियाँ थी, जिसको हम लोगों ने बारी बारी से डिटेल से एकदम से कह लीजिए। तो एनसीईआरटी के लाइनों को भी ध्यान में रखते हुए, कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी रखते हुए हम लोगों ने क्या किया था, समाप्त कर लिया था, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। अब लास्ट इस नर जनन तंत्र का जो भाग है, जिसे हम लोग कहते हैं शिश्न या पेनिस। ठीक, ये आज हमें क्या करना है, पढ़ना है। और पढ़ने के पश्चात इस नर जनन तंत्र वाले भाग को आज क्या करना है, समाप्त करना है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्या कर रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, काफ़ी कलम लेके बैठे होंगे और नोट्स को क्या करते होंगे, मेरे साथ साथ बना रहे होंगे। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग आगे क्या करते हैं, बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले क्या करते हैं, 3 वर्ड आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, उन तीनों वर्डों को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। ठीक, एक 3 वर्ड है, एक है, ध्यान दीजिएगा, शुक्राणु गति। एक वर्ड है शुक्राणु गति, इसे ठीक ना शुक्राणु वर्गित भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसे शुक्राणु वर्गित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक,
दूसरा वर्ड है हमारा स्खलन। देखिएगा दूसरा वर्ड क्या है, स्खलन। और तीसरा क्या है, वीर्यसेचन। ये 3 वर्ड हैं, इसके बारे में हमको पहले आसानी से सीख लेना चाहिए, फिर आगे हम सीखने वाला भाग क्या करेंगे आपको बता देंगे। ठीक, इसको कहा जाता है, कुछ लोग अंग्रेजी वर्ड के लिए मुझे बार बार क्या कर रहे हैं, ठीक, कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्ड भी सब क्या करते रहिए, साथ साथ में बताते रहिए। तो देखिएगा इसे कहा जाता है स्पर्मिएशन। ये है स्पर्मिएशन। स्खलन को कहा जाता है इजैकुलेशन। क्या कहा जाता है, इजैकुलेशन। शुक्राणु गति या शुक्राणु वर्गित को स्पर्मिएशन, स्खलन को इजैकुलेशन, और इसको कहते हैं इनसेमिनेशन। ठीक ना, इनसेमिनेशन। थोड़ी सी मेरी इंग्लिश क्या है, ठीक वीक है, फिर भी आप लोग देखते रहिएगा। जितने इंग्लिश के वर्ड हैं हम लोग क्या करते रहेंगे, साथ साथ में सीखते रहेंगे, कुछ चीज़ों को आगे हम बताते भी रहेंगे। तो देखिएगा ये है क्या, शुक्राणु गति या शुक्राणु वर्गित किसे कहते हैं, ठीक, स्खलन किसे कहते हैं, और वीर्यसेचन किसे कहते हैं। तो याद है आप लोगों को, एक बातें हम आपको बताए थे, यहाँ पे शुक्रजनक नलिकाएं बताई गई थी। शुक्रजनक नलिका के बीच में कुछ अवकाश था, जिसे क्या बोले थे, अंतराली अवकाश कहते थे। इस शुक्रजनक नलिका में 2 तरह का ऊतक पाया जा रहा था, एक स्तंभाकार था और एक क्या था, घनाकार था। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई रही होंगी। ऐसे घनाकार ऊतक, और इस घनाकार ऊतक से ही निर्माण होता था किसका, शुक्राणु का। और ये शुक्राणु कहीं ना कहीं जाके इधर क्या हो जाता है, पोषण के लिए धंस जाए। अब ये करेंगे क्या यहाँ से, क्या यहीं पे रहेंगे, नहीं, इनको तो भेजना है कहाँ पे, हमको इसे भेजना है, ठीक ना, वृषण से हमें भेजना है कहाँ तक, शुक्राशय तक, और शुक्राशय से फिर सीसन वाले मार्ग से फिर मादा योनि तक क्या करना है, हमें पहुँचाना है। तो यहाँ पे तो ये रहेगा नहीं, तो शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका में, ठीक ना, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका की गुहा में आना, ठीक, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका से, ठीक ना, शुक्रजनक गुहा में आना, कहाँ पे, नलिका की गुहा में आना। यहाँ पे देखिए ये जो एरिया है, खाली भाग है, गुहा है, इस गुहा में आने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक ना, शुक्राणु वर्गित कहा जाता है या फिर शुक्राणु गति कहा जाता है। तो लिखिएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए मैं लिख भी देता हूँ। पहले हम लिखते हैं शुक्राणु, इसको लिख देते हैं शुक्राणु, गति को लिख देते हैं। तो लिखिएगा शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका की गुहा में आना, शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका के गुहा में आने की प्रक्रिया फिर क्या कहलाती है, शुक्राणु गति या शुक्राणु वर्गित कहलाती है। ठीक है ना, साफ साफ दिखाएं कि नलिका के गुहा में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु गति कहलाती है। वहीं पे देखिएगा वीर्य सेचन क्या है, ठीक, तो वीर्य को मादा जनन पथ से, ठीक ना, सॉरी, वीर्य को नर जनन पथ से कह लीजिए, तो मादा जनन पथ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वीर्य सेचन कहते हैं। इसका साफ साफ आप लिख सकते हैं एकदम सब स्पष्ट शब्दों में कि वीर्य को मादा जनन पथ में, वीर्य को मादा
जनन पथ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया वीर्य सेचन कहलाती है। आई होप की बातें क्या हो गई होंगी, समझ में आई होंगी। ठीक, हम क्या बोले हैं, हम शिश्न को पढ़ने से पहले 3 वर्ड आपके सामने रखे हैं, शुक्राणु गति, स्पर्मिएशन या शुक्राणु वर्गित, दूसरा था स्खलन और तीसरा क्या था, वीर्य सेचन। जिसमें से एक हम क्या किए हैं, बताया है कि शुक्राणुओं का शुक्रजनक नलिका के गुहा में आने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु गति कहलाती है या शुक्राणु वर्गित कहलाती है। दूसरा क्या बताया है, वीर्य सेचन, वीर्य को मादा जनन पथ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट जो बचता है हमारा स्खलन, तो स्खलन को देखिएगा, वीर्य का नर शरीर से बाहर निकलना, वीर्य का नर शरीर से बाहर निकलना, ठीक ना, मादा योनि में नहीं, किसी अन्य स्थान पे या किसी भी, बस नर से क्या करना, बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य स्खलन कहलाती है। लेकिन अगर वही मादा जनन पथ में स्थानांतरित कर दी जाएगी तो वह प्रक्रिया क्या कहलाएगी, तब वीर्य सेचन कहलाएगी। लेकिन यहाँ पे स्खलन का मतलब यही है कि वीर्य का नर, ठीक है, नर शरीर से बाहर निकलना, वीर्य का नर शरीर से बाहर निकलना, ठीक है, क्या कहलाता है, स्खलन कहलाता है। तो ये 3 वर्ड आपको याद रहेंगे, हमेशा याद ये रहिएगा कि शुक्राणु गति क्या है, तो शुक्रजनक नलिका की गुहा में शुक्राणुओं का गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, शुक्राणु गति कहलाती है। स्खलन क्या है, तो वीर्य का नर शरीर से बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, स्खलन कहते हैं, इजैकुलेशन कहते हैं। वीर्य सेचन क्या है, तो वीर्य को मादा जनन पथ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ठीक, वीर्य सेचन कहलाती है। आई होप बातें समझ में आ गई होंगी। मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ, आप लोग क्या करिएगा, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं क्या, शिश्न। चलिए अब हम लोग स्टार्ट क्या करते हैं, शिश्न स्टार्ट करते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है क्या, पेनिस। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन क्या करते रहेंगे, लिख करके आगे बढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा, यह नर बाह्य जननेंद्रिय है, ठीक ना। तो पहला पॉइंट क्या है, यह नर बाह्य जननेंद्रिय दूसरा पॉइंट, ठीक, शेष में जो होता है नर बाह्य जननेंद्रिय होता है। दूसरा पॉइंट, यह संभोग क्रिया में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक, यह संभोग क्रिया में सहायता करता है, या कह लीजिए तो वीर्य सेचन में सहायता करता। ये 2 पॉइंट आपको बहुत बखूबी से समझ में आ गया होगा, ठीक। यह नर बाह्य जननेंद्रिय है, ठीक, यह संभोग क्रिया में क्या करती है, सहायता करती है, अर्थात वीर्य सेचन में सहायता करता है। वीर्य सेचन अभी हम आप लोगों को बताए हैं कि वीर्य का मादा जनन पथ में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, वीर्य सेचन कहलाती है। अर्थात ठीक, वीर्य को कहाँ पे पहुँचाया जाएगा, मादा जनन तंत्र में
पहुँचाया जाएगा। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? विरेचन कहलाएगी। आगे तीसरा पॉइंट लिखते हैं, यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है। जो शिश्न होता है वह एक उत्तेजनशील संरचना होती है। तीसरा पॉइंट लिखिएगा, यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है। कैसी संरचना होती है? उत्तेजनशील संरचना होती है। इंग्लिश में इसे कहते हैं इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं? इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। लिख सकते हैं आप लोग इंग्लिश में यहाँ पे इरेक्टाइल स्ट्रक्चर। यह क्या होती है? उत्तेजनशील संरचना। इसमें उत्तेजनशील संरचना तो ये होती है, लेकिन उत्तेजना के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो इसमें कुछ पेशियां पाई जाती हैं जो उत्तेजित पेशियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ठीक, उत्तेजित पेशियां कहलाती हैं। वही पेशियां उत्तेजना के लिए क्या होती हैं? ठीक ना। लीजिए, तो उत्तेजनशील संरचना आपके एनसीईआरटी में लिखा है उठान। ठीक ना, उठान लिखा है उत्तेजनशील संरचना को, यानी उठ जाना या उत्तेजना में आ जाना। तो शिश्न जो क्या है? उत्तेजनशील संरचना है। और यह उत्तेजना किसके कारण आ रही है? तो उस शिश्न में कुछ मांसपेशियां, कह लीजिए तो पेशियां पाई जा रही हैं, जिसे क्या कहते हैं? उत्तेजनशील पेशियां कहते हैं। तो चौथा पॉइंट लिख लीजिएगा। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि इसमें उत्तेजित पेशियां पाई जाती हैं, जो दो प्रकार की होती हैं। इसमें उत्तेजित पेशियां पाई जाती हैं। और यह उत्तेजित पेशियां कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक को कहते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम, जिसे हिंदी में कहा जाता है स्पंजी पिंड। और दूसरा क्या होता है? कार्पोरा कैवर्नोसा। हाँ, कार्पोरा कैवर्नोसा, जिसे कहते हैं सुगा पिंड। तो एक क्या होता है? स्पंजी पिंड, और दूसरा क्या होता है? सुगा पिंड। ये दो पेशियां होती हैं जो शिश्न वाले भाग में पाई जाती हैं। ठीक, इसका इंग्लिश लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कार्पस स्पॉन्जियोसम। कार्पस स्पॉन्जियोसम। और इसको कहते हैं ठीक ना, कार्पोरा कैवर्नोसा। तो देख लीजिएगा इसे, कार्पोरा कैवर्नोसा। ये दो चीजें हैं जो इस शिश्न वाले भाग में क्या होती हैं? पाई जाती हैं। आइए इसे डायग्राम की सहायता से, ठीक ना, ये जो स्पंजी पिंड है और ये सुगा जो पिंड है, इसे हम लोग चित्र बना के क्या करते हैं? ध्यान से, ठीक ना, देखते हैं। तो चलिए आगे। याद आ रहा आप लोगों को? एक संरचना हम लोग ऐसे बनाए थे, ठीक, एक संरचना हम आपको ऐसे बनाए थे। यह संरचना ऊपर की जो थी क्या थी? जिसे हम लोग नाम दिए थे मूत्रवाहिनी। ठीक, और यह क्या था? मूत्राशय था। यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, दो चीज़ें हम आपको क्या किए थे? बताए थे। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा था मूत्र वाहिनी, और ये वाला भाग क्या था? मूत्राशय। ठीक, चीजें समझ में आ रही हैं? इसके आगे देखिएगा, आगे हम बढ़े थे और बढ़ने के पश्चात
कुछ ऐसी संरचना का निर्माण किए थे और इस संरचना पर यहाँ पर आपको एक ग्रंथि पाई जा रही थी, ठीक, जिसका नाम क्या था? पुरोस्त ग्रंथि। क्या था? पुरोस्त ग्रंथि। उस पुरोस्त ग्रंथि के जस्ट बाद एक पतली झिल्ली नुमा संरचना थी जहाँ पे एक और ग्रंथि पाई जा रही थी, जिसे हम लोग क्या बोले थे? कंद मूत्र पथ ग्रंथि बोले थे, ठीक। ये संरचना पाई जा रही थी। आगे चलकर के ये जो यहाँ से ये वाला भाग जो था आपको दिखा रहे हैं, इसे हम लोग क्या बोले थे? मूत्र मार्ग। क्या बोले थे? मूत्र मार्ग बोले थे, ठीक। यूरेथ्रा बोले थे। क्या बोले थे? यूरेथ्रा। इसी के ऊपर देखिएगा, अब इसी पे आ जाइए, यहाँ से हम ध्यान से देखते हैं। इसी के ऊपर देखिएगा, ऐसे आपको दोनों तरफ एक पेशी दिखाई देगी। क्या दिखाई देती है? एक पेशी दिखाई देती है, ठीक ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? इस पेशी को हम लोग, ये जो आपको एक पेशी दिखाई दे रही है, ठीक, आगे चल कर के यह एक मुंड का निर्माण करती है, जिसे हम लोग सीसन मुंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सीसन मुंड कहते हैं। इसे ही कहा जाता है क्या? इसे ही आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पंजी पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्पंजी पिंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग? स्पंजी पिंड, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं? स्पंजी पिंड कहते हैं। अब आगे, ठीक, इसी स्पंजी पिंड के, ठीक ना, यहाँ पर जो आपको एक बारीक सा क्या दिखाई दे रहा है? छिद्र दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इसे कहा जाता है, ठीक ना, मूत्र मार्ग मुख। क्या कहा जाता है? मूत्र मार्ग मुख कहा जाता है। इसी स्पंजी पिंड के जस्ट ऊपर एक और आपको पतली, ठीक ना, पेशी पाई जाती है, जिसे कहा जाता है कार्पोरा कैवर्नोसा या सुगह पिंड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुगह पिंड। तो देखिएगा, इसी के ऊपर एक और पतली क्या पाया जाता है? ये भाग, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? सुगह। ये दोनों उत्तेजित संरचना है, ठीक ना, जो शिश्न को उत्तेजना लाने में क्या करती हैं? सहायता करती है। आगे देखिएगा, ये हमारा क्या है? इसे हम लोग अभी क्या लिखे हैं? सीसन मुंड। क्या लिखे हैं? सीसन मुंड, ठीक। अब देखिएगा, यहीं पर एक आपको पतली, यहीं पर एक पतली त्वचा का एक क्या पाया जाता है? ठीक है, आवरण पाया जाता है, जिसे अग्रक्षत कहा जाता है। फोर स्किन कह लीजिए या प्रीप्योर कह लीजिए, इसको क्या कहा जाता है? अग्रक्षत, ठीक, या इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? फोर स्किन, ये नाम से जाना जाता है। अब क्या है, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई। यही दोनों, ठीक, जो संरचनाएं हैं, एक है स्पंजी पिंड और सुगा पिंड, इस शिश्न को, ठीक ना, क्या करते हैं? इस शिश्न में उत्तेजना लाती हैं, जिससे शिश्न क्या होता है? उत्तेजित हो जाता है, जिसकी सहायता से यहाँ से आ रहा था क्या? शुक्राणु, मूत्रवाहिनी,
या ये शुक्रवाहक से होते हुए यहाँ पे एक फंदा लगा रही थी और आ रही थी क्या सिग्नल, शुक्रवाहक जो आ रहा था शुक्राणुओं को लेके आ रहा था। और यहाँ पे जितने भी क्या थे आपके ग्रंथियाँ थी मिला करके एक संरचना का निर्माण करी थी वीर्य, और उस वीर्य को हमें क्या तक पहुँचाना था, ठीक, मादा जनन पत्र पहुँचाना था। तो उस पहुँचाने का कार्य कौन करेगा, तो ये हम पढ़ रहे थे शिश्न की अंतिम भाग, ठीक। तो आई होप यहाँ तक की बातें क्या हो गई होंगी, आपको समझ में आ गई कि ये टोटल संरचना थी। हम लोग क्या पढ़े थे, यह नर बाह्य जननेंद्रिय है, यह संभोग क्रिया में क्या करती है, सहायता करती है, या वीर्य सिंचन में क्या करती है, सहायता करती है। यह एक उत्तेजनशील संरचना होती है जिसमें ठीक ना 2 पेशियाँ पाए जाते हैं, एक स्पंजी पिंड और एक सुगा पिंड। जिसमें से हम आपको दिखा दें ये शिश्न का भाग था और ये मूत्र मार्ग था। मूत्र मार्ग के जस्ट ऊपर एक टीना संरचना पाई जा रही थी जिसे क्या बोले हैं, स्पंजी पिंड बोले हैं। और इसके ऊपर एक और पतली परत पाई जाती है जिसे सुगा पिंड बोले हैं। इन दोनों के बीच में एक छिद्र पाया जा रहा था जिससे कह रहे थे मूत्र मार्ग मुख, और ये आगे की संरचना मुस्तिष्क मुंड, और उस पर एक पतला त्वचा का क्या पाया जा रहा था, परत पाया जा रहा था जिसे क्या कह रहे थे, अग्रच्छद कह रहे थे। इतनी सारी संरचनाएं क्या हुई, समाप्त, और ये नर जनन तंत्र भी क्या हो गया, समाप्त हो गया। कुछ बातें हैं और पॉइंट बना के स्टार बना के क्या कर लीजिए, लिख लीजिए। फिर नर जनन तंत्र क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। तो देखिएगा एक बार सामान्य स्खलन में 3 से लेकर के 5 ml तक वीर्य क्या होता है, बाहर निकलता है। तो एक बार सामान्य स्खलन में 3 से 5 ml वीर्य क्या होता है, बाहर निकलता है। 3 से 5 ml वीर्य बाहर निकलता है, ठीक है। दूसरा स्टार बना के लिख लीजिएगा। एक बार सामान्य स्खलन में लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु क्या होते हैं, ठीक। 200 से लगभग एक वीर्य में जो एक बार सामान्य स्खलन होता है उसमें 200 से 300 मिलियन के करीब में शुक्राणु पाए जाते हैं। तो लिखिएगा एक बार सामान्य स्खलन में 200 से 300 मिलियन कौन पाए जाते हैं, शुक्राणु उसमें उपस्थित होते हैं, ठीक ना। इनमें से तीव्र गति करने वाले शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 से 120 मिलियन होती है, ठीक ना। ये 200 से 300 जो है इनमें से, ठीक ना, इनमें से तीव्र गति दर्शाने वाले शुक्राणुओं की संख्या लगभग 20 से 120 मिलियन के करीब है, ठीक। यहाँ तक की बातें आपको क्या होंगी, समझ में आ रही होंगी। एक और लिखिएगा, कुल वीर्य में शुक्राणु लगभग 60% क्या पाए जाते हैं, सामान्य रूप से होते हैं और सामान्य आकृति के कह लीजिए, और 40% उसमें से क्या होते हैं, तीव्र गति कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप लोग क्या कर लिए होंगे, लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आई होप की बातें समझ में आई होंगी, ठीक। आज के लिए बस इतना ही। बबुआ पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए और आप लोग एकदम पढ़ाई में मस्त रहिए। बोर्ड एग्ज़ाम बहुत दूर नहीं है, जल्द ही आपका समय बीत जाएगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो आज से ही मेहनत करना और तैयारी करना क्या कर दीजिए, स्टार्ट कर दीजिए, ताकि बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक से आप क्या हो सकें, ठीक, पास हो सकें और घर वालों का नाम भी रोशन करें और हम लोगों का भी नाम क्या करें, रोशन करें। तो आज हम लोग क्या समाप्त कर लिए हैं, नर जनन तंत्र का टोटल भाग, ठीक, हम लोग समाप्त कर लिए हैं। कल से हम लोग क्या पढ़ेंगे, मादा जनन तंत्र। तो आज के लिए बस इतना ही।